मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हमारे देश और हमारे जैसे देश जो विकासशील हैं या जो पिछड़े हुए हैं, कोरोना की मार अब उन तक पहुंच गई है बहुत गंभीर रूप से। जो पश्चिमी और विकसित देश हैं, उन्होंने उसको सहन करने का पहला जो हमला हुआ वो उन पर हुआ, लेकिन उन्होंने अब एक तंत्र विकसित कर लिया है। वो उसको एक हद तक समझ गए हैं। ये सही है कि वैक्सीन अभी नहीं बनी है, अभी उसको बनने में वक्त है, उसका इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 1.5 साल तो लग ही जाएगा, ऐसा अनुमान है विशेषज्ञों का। तो तब तक हमें इस कोरोना के साथ और इस वायरस के साथ जीना है और जीने की आदत और जीने की समझ विकसित करनी है। लेकिन इस दौरान जो विकासशील देश हैं और जो विकास नहीं कर सके हैं, पिछड़े हुए देश हैं, उनमें ये महामारी बहुत जुल्म ढा सकती है, ढा रही है। भारत में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में अब मरीज इसके हो गए हैं और वो अनवरत बढ़ रहे हैं। लोग ठीक भी हो रहे हैं, कुछ प्राकृतिक तौर पर ठीक हो जा रहे हैं और कुछ अस्पतालों वगैरह की मदद से ठीक हो रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस सब से जो उथल पुथल मची है, खासकर उसने हमारे जो स्वास्थ्य ढांचा है, स्वास्थ्य का जो बहुत ही कमज़ोर था, जिसके बारे में सब ने पहले कहा था, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग भी बहुत से कार्यक्रमों में आपसे कह चुके हैं कि अगर भारत में ये महामारी बढ़ी या भारत जैसे देशों में बढ़ी, तो चूंकि स्वास्थ्य ढांचा जो है हमारा, लोगों को स्वास्थ्य देने का, वो बिल्कुल कोलैप्स किया हुआ है। और बहुत समय से सरकारों की नीतियां प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ाने में और उनका बिजनेस बढ़ाने में ही लगी रही, और इसलिए और ये चौपट हुआ है और उससे जो चीज़ें पैदा हो रही हैं वो बहुत ही ख़राब है। आज की कथा एक ऐसी ही तकलीफ पर है जो तेलंगाना से आई है, हैदराबाद से। इस कथा का आधार ये है कि जो विक्टिम है, जिसको कोरोना ने मार डाला, जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल की थी, उसने मरने से पहले अपना डाइंग डिक्लेरेशन बनाया हुआ है। और वो क्यों मर रहा है, ये वीडियो उसने अपना खुद का बना लिया था। और वो हमारी इस जो आज की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है, उसका एक जीता जागता दस्तावेज है कि हम कहाँ हैं, हम कितने बयान देते हैं, कौन मन की बात करता है, कौन किसी और तरह की बात करता है, वो सब जमीन पर कहाँ और किस हाल में है, वो इस स्टोरी से आपको पता चलेगा। एक पत्रकार हैं फ्रीलांस हैदराबाद की, रेवती, उन्होंने इसको उद्घाटित किया और उस परिवार से बात की, उस परिवार से अनुमति ली और फिर उस वीडियो को उन्होंने जारी किया, जो मृत्यु से पहले एक 35 साल के युवा ने अपने लिए अस्पताल के बेड से बनाया था। तो बात शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम उनका वीडियो आपको पहले दिखा देते हैं। ఊపిరి ఆడతలేదంటే కూడా చెప్తే తినకుండా బెల్ట్ బంద్ చేసిర్రు. బతలాడు పడతా చాలా అయింది. ఇప్పటికి 3 గంటలు తిన్నాడు. నాకు ఊపిరి ఆడతలేదు, గుండె ఆగిపోయింది, కిందికి ఆగిపోయింది, ఊపిరి ఒకటే కొట్టుకుంటుంది. డాడీ బాయ్, డాడీ బాయ్, అందరికీ బాయ్ డాడీ। तो वीडियो में जिनको आपने देखा, इनका नाम था रवि कुमार, है रवि कुमार, लेकिन वे नहीं है इसलिए था मैंने कहा। और ये परसों का वीडियो है। वे एक अस्पताल में जो सरकारी है, जो चेस्ट के मामलों की देखभाल करता है, उसमें भर्ती थे और उन्होंने कहा कि उनका वेंटिलेटर हटा लिया गया है और वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा वो धीरे धीरे मर रहे हैं, उनकी धड़कनें कम हो रही हैं, पता नहीं ये संदेश भी आप तक जाएगा कि नहीं, ये उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी मैं इसे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ कि उन्होंने मेरा वेंटिलेटर हटा लिया है और मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि तुमको बहुत मिल गया, अब हमारे पास नहीं है। ये कथा है एक मरीज की, जिसको चेस्ट की बीमारी के नाम पे एक अस्पताल ने बहुत बड़ी मशक्क़त के बाद तो भर्ती किया। इसके पहले इनकी पत्नी से हमारी बात आज सुबह हुई, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे। टूटी फूटी अंग्रेज़ी में उन्होंने हमको जो बताया, उसमें उन्होंने बताया कि लगभग हैदराबाद के सारे अस्पतालों में उन्होंने चक्कर काटे, कोई लेने को तैयार नहीं था। इनको बुखार था, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ थी, यानी वो सिम्टम थे जिससे कोरोना हो सकता है। उन्होंने कहा कोरोना का टेस्ट कराइए। पहले कोरोना का टेस्ट कराने की तलाश की, फिर एक प्राइवेट लैब में गए, वहाँ टेस्ट कराया, लेकिन वहाँ 3-4 दिन से पहले कोई रिपोर्ट मिलती नहीं है। यहाँ तक कि तेलंगाना के गृह मंत्री को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उनकी भी रिपोर्ट 3 दिन से पहले नहीं मिल पाई है। तो ये हमारी जो व्यवस्था है वो एकदम कोलैप्स की हुई है।
यानी आदमी मरता हुआ होता है, उससे मांगा जाता है कि तुम टेस्ट रिपोर्ट लाओ। टेस्ट रिपोर्ट 3 दिन से पहले आ नहीं सकती, 3 दिन से पहले उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद मरने के बाद जब उसके शव को लोग ले जाते हैं श्मशान में, ये समझ के कि कोई चेस्ट की बीमारी थी, और उसका दाह संस्कार कर देते हैं, उसके एक दिन बाद उन्हें पता चलता है, उस रात पता चलता है कि उसको तो कोरोना था। और तब वो सारे लोग डर जाते हैं जो उसकी अंतिम क्रिया में शामिल हुए रहते हैं। अब उनको टेस्ट कराना है, उनको बीमारी मिल गई है। यानी एक सूचना समय से न दे पाने की वजह से न सिर्फ एक युवा आदमी की हत्या कर दी गई, बल्कि अब उसके पूरे परिवार को उस बीमारी के जाल में फंसा दिया गया, और किसी के लिए कोई निदान कहीं नहीं है। एक ऐसी हेल्पलेसनेस सी पैदा करके छोड़ दे रहा है ये सिस्टम, जिससे इस तरह के दुख और दर्द सामने आ रहे हैं। जरा सा उनके पिता को सुनिए, फिर मैं उनकी पत्नी से आपकी बात कराता हूँ। ఏం సార్ మా కొడుకుకు ఫీవర్ వచ్చింది. ఫీవర్ వస్తే 23rd నాడు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాను. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ఫీవరు 100-101 ఉండే. 100-101 ఫీవర్ ఉంది. మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు, మేము పట్టుకోము ఇక్కడ, మీకు కోవిడ్ లక్షణాలు ఇదన్నీ అంటే నేను కోవిడ్ లక్షణాలు ఎట్లా ఇచ్చేస్తాను. उनके पिता इस वीडियो में बता रहे हैं कि वो कैसे 13-14 अस्पतालों में भटके, सब ने उन्हें मना कर दिया कि हम नहीं इलाज कर सकते, पहले इनका टेस्ट करा के आइए। फिर वो कई लेबोरेटरीज़ में भटके, एक प्राइवेट लेबोरेटरी में जगह मिली, क्योंकि लेबोरेटरीज़ की एक सीमा है कि वो 150 से ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते। एक प्राइवेट लेबोरेटरी ने किसी तरह उनका टेस्ट किया, लेकिन रिपोर्ट तुरंत देने की व्यवस्था ही नहीं थी, कई दिनों में मिलती है। फिर वो लोग अस्पतालों में भटके और उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और बुखार था। अल्टीमेटली एक चेस्ट अस्पताल जो हैदराबाद का है सरकारी, उसमें उसको उन्होंने भर्ती कर लिया और फिर उन्होंने उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया। इस बीच उसने कई बार अपनी पत्नी से बात की है, जो उनकी पत्नी ने मेरे से बातचीत में बताया है। और फिर मतलब ये बताता रहा अपना हाल वाल। यहाँ से लोग जो फल वगैरह लेके या कोई उसका खाना वाना लेके जाते थे, उनको सिक्योरिटी जाने नहीं देती थी, क्योंकि हर अस्पताल में आजकल एक तरह से लॉकडाउन सा लगा हुआ है, किसी को किसी से मिलने नहीं दिया जाता। वो एक पकड़ लेते हैं किसी मरीज को तो वो जेल हो जाती है, उसके लिए क्वारंटाइन कर देते हैं तो अलग जेल हो जाती है। फिर वो भगवान भरोसे है कि वो उसको पानी दें, खाना दें, दवा दें, ऑक्सीजन दें, आईसीयू में ले जाएं न ले जाएं, ये सब अब फिर कल्पना के तीत हो जाता है। इस मामले में तो ये फ़ोन पर अपने परिवार से बात कर रहा था, बार बार अपनी तकलीफ बता रहा था, खाना मंगा रहा था, लेकिन उसको नहीं ये सब दिया जा सका और आखिर में उसकी इस तरह से मृत्यु हुई। यानी हर पल की जानकारी उसके परिवार को थी। इसके पिता का जो दुख है, तकलीफ है, वो यही है कि वो ये भी नहीं जान पाए कि बेटे को बीमारी क्या है। और उन्होंने उसका संस्कार किया, उसमें 30 लोग के करीब उनके परिवार के अलावा अन्य यार दोस्त पड़ोसी इकट्ठा थे। अब वो सब लोग इन्फेक्शन के डर से परेशान हैं कि पता नहीं किसमें क्या क्या इन्फेक्शन न हुआ हो। और रिपोर्ट उसकी मृत्यु के बाद आती है, और जब इलाज हो रहा होता है तो इलाज नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, और आदमी इसकी वजह से किस बेदर्दी से, किस तकलीफ में सबके जीते जागते जानते बूझते मरता है। तो ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है। ये जो हालत है ये 3 महीने अब तो हो गए। आपने मार्च से अनाउंस किया, अब जून खत्म हो रहा है, तो मार्च अप्रैल मई जून, मार्च में आपने आखिर में किया, हमने आपको छोड़ दिया, अब जून का आखिर है तो 3 महीने हो गए। 3 महीने में ये देश अपने अस्पतालों में अपने मरीजों के लिए एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सका कि इस देश में जो कोरोना से बीमार हो वो किसी अस्पताल में कैसे भर्ती हो सके। हजारों कहानियां हैं इसकी। इतनी इस बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपको उत्तर प्रदेश से ये खबर दिखाता हूं। इतनी दर्दनाक है। छोटा सा बच्चा है, उसको बुखार हुआ, अस्पताल लाए एक पीएससी पे, गरीब आदमी है, आते हैं सरकारी अस्पतालों में, इलाज के नाम पे कुछ नहीं हो सका, वही डर कोरोना है कि नहीं है, कन्फ्यूज़न, और अल्टीमेटली वो छोटा बच्चा मर गया। उसके पिता को मूर्छा आ गई है, गिरा हुआ है, बेटे को शरीर में लिए हुए, माँ रो रही है। छोटा सा वीडियो है, देखिए, बड़ा दारुण दृश्य है, बड़ी दारुण दृश्य है। रवि कुमार की पत्नी से बात हुई और उन्होंने जो बताया वो सुनिए। टूटी फूटी अंग्रेज़ी में उन्होंने बात की सुबह। और हैदराबाद की हैं, तेलंगाना की, तो अपना तेलुगु भाषा और अंग्रेज़ी थोड़ा उनको आती है, हिंदी थोड़ा समझती है, लेकिन मैंने कहा जिस तरह से आप अपनी बात बता सके। तेलुगु मुझे समझ नहीं आती, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में टूटी फूटी बताया। ये सुनिए।
So he got the fever on Monday, sir. जी. Some lightly Okay. cold he got a fever, and we took the hospital, and they gave one they you take to the hospital. So we went to the all the private hospital. They Okay. won't take because of he got one fever. Okay. No one hospital will take, sir. Okay. So if we go to if he got the fever, no sir, then we will ask to all the hospitals. They will they will give to advice to go to Gandhi. But we will go to the Gandhi. They were asked if the COVID test will positive, then only we will take in the hospital. Okay. Otherwise we won't take. Okay. So that we went to the Vijaya Diagnostic Center. It's a private diagnostic center. Okay. In the government diagnostic center means it will take so much time for us, sir. Correct. He is not having that much patience to stand over in the line, sir. Okay. So we went to the private hospital, private diagnostic. Okay. That time we will give that samples, and after that he is not having any breathing, proper breathing means some little bit problem. Problem was there. There some little bit problem was there. So we take to that Philip Nagar Apollo also, sir. Okay. There we went, and that I asked to the doctor also, sir. Yes. If we are given that samples, they told to after 2 days the report will be come. Okay. So that time he is not feeling well, no sir. Okay. So we went to that Apollo hospital, sir. So I praised it to the doctor also. Okay. Sir, please, 2 days only he need a ventilator. After that, the reports I will take to my husband. ठीक. Then after I will decide myself which hospital have to join. ठीक. So that they won't here no beds are not available. Please take away. They said, sir. And also the patient I will take to the NIMS hospital. NIMS hospital also they will give advice to go that fever hospital or chest hospital or Usmania hospital. So that chest hospital is near to that NIMS hospital. So we went to the chest hospital also, sir. At the near 5:30 to 6 in middle that age, middle that time, my husband was walking. Normally walking to the hospital, sir. I joined him and I gave him to phone and bed sheet and also, and he's speaking well also, sir. That time. So if I joined and I sat there only, sir, and in front of the hospital, the trees in we are sitting in the trees outside in the hospital. So after 1 hour, I asked to my husband, sir. I called to my husband, what is the situation over there? So he said, they gave a oxygen and I am also okay. They gave a tablet. I took the tablet. They said. इसमें वे कह रही हैं कि उनके पति सऊदी अरब में कमाते थे, 2 साल पहले आ गए थे वहाँ से 7-8 साल काम करके, और यहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस करने लगे थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल की लड़की है, एक 10 साल का लड़का है। और ये जब उनको परेशानी हुई तो ये सब लोग उनको लेके, और उनके पिता और रिश्तेदार और वो खुद भी विभिन्न अस्पतालों में कैसे कैसे भटके, वो सारी बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो बातें उन्होंने अपने ढंग से दोहराई। लेकिन जो एक विशेष बात उन्होंने बताई कि वो लगभग हर 1 घंटे 2 घंटे में फ़ोन से इनसे संपर्क में थे अपनी पत्नी से, और वहाँ जो भी हो रहा था वो इनको बता रहे थे। तो इसीलिए जब उनकी मृत्यु के बाद उनका फ़ोन इन लोगों के पास आया तो इन्होंने उस फ़ोन में तलाश किया और वो वीडियो मिल गया, जो वीडियो उन्होंने मरने से पहले अपना एक अंतिम स्टेटमेंट बनाया था जो आपने शुरू में देखा। तो इससे इस घटना का पता चला। इनके पिता जो हैं रवि कुमार के, उन्होंने रेवती को, जिन्होंने ये खबर दी है, उनको परमिट किया कि आप इस वीडियो को देश को दिखाएं, जिससे लोगों को पता चले, जिससे शायद दूसरों के बच्चों के साथ वो ना हो जो उनके बच्चे के साथ हुआ। ये बहुत ही दारुण और करुण स्टोरी है, और हमारी इस स्वास्थ्य व्यवस्था पर इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है। लेकिन ऐसे तमाम तमाचे हैं, चारों तरफ है, और
हम लोग हेल्पलेस की तरह आपको उनके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।